बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, पाक फ़ौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आज हो गई पाकिस्तान के अंदर, और जनरल कमर जावेद बाजवा 16वें आर्मी चीफ़ थे। उन्होंने अपनी स्टिक 70वें आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सौंप दी, और पाक फ़ौज की कमान सैयद आसिम मुनीर साहब जो हमारे नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको सौंप दी गई। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया आज साबिक आर्मी चीफ़ और करंट आर्मी चीफ़ की तरफ से, और एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई जो हम सब ने देखी। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बड़े पेशावर, बासलाहियत और बासूल और आला अफसर हैं। एक मायानाज और काबिल सपूत हैं इस फ़ौज के, और पाकिस्तान की क़यादत अब उनके पास है। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ हैं जो OTS मंगला ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल 17 मंगला से तरबियत इन्होंने मुकम्मल की, और पास आउट होते वक्त एजाज़ी शमशीर यानी सोर्ड ऑफ ऑनर जिसको बोलते हैं, ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जिनको पासिंग आउट के टाइम पे सोर्ड ऑफ ऑनर दी गई। ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जो क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे से प्रमोट हुए। इससे पहले कोई आर्मी चीफ़ भी क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे से प्रमोट नहीं हुआ। पहले आर्मी चीफ़ हैं जो DG ISI और DG MI के ओहदों पर तैनात रहे, और इसके अलावा कोर कमांडर गुजरांवाला भी रहे, और इनको 2018 के अंदर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री भी दिया गया। एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिरी बात है इस टाइम पे सैयद आसिम मुनीर साहब का आना इन हालात के अंदर एक बड़ी खुशनुदी की बात है, और ये बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये मामला हो गया, और कमान अब नए आर्मी चीफ़ के पास है। उम्मीद करते हैं मुल्क के लिए बेहतरी होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माजिद निज़ामी साहब। माजिद निज़ामी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। जी, बड़ी नवाजिश आप। अब सर नए आर्मी चीफ़ आ चुके हैं, और मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं हम देखें कि ज़ाहिर है इस टाइम पे पंजाब असम्बली के अंदर जो हलचल मौजूद है। आज नून लीग की क़यादत हमज़ा शहबाज साहब सामने आ गए, और कोशिशें जारी हैं तमाम लोगों से रब्ते करने की, और किसी भी तरह से यहाँ पर जो पंजाब असम्बली तोड़ने की कोशिश की जा रही है इसको रोका जाए। ये नून लीग की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग पहले बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और जब ये सारा ऐलान हुआ इमरान खान साहब की तरफ से जो सरप्राइज़ का कहा गया वो सरप्राइज़ दिया गया, और अवाम के सामने ये बात की गई, सब कुछ बताया गया कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। नून लीग ने कोशिश की इसको बड़ा लाइटली लेने की कि अगर वो कर भी दें असम्बलियाँ तहलील तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ज़ाहिर है नून लीग को भी थोड़ी सी फ़िक्र लाहक हो गई है, और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह असम्बलियाँ तहलील ना हो, इसको रोका जाए। बहुत सी स्टेटमेंट्स परवेज़ इलाही साहब की तरफ उनकी दी गई उनके ख़िलाफ़ कि शायद परवेज़ इलाही नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे, इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, और इसके अगेंस्ट मोनस इलाही ने भी और परवेज़ इलाही साहब ने भी स्ट्रेट फॉरवर्डली आकर अपनी स्टेटमेंट्स दी कि हम इमरान खान के साथ हैं, ये जो मर्ज़ी भी कर लेंगे हम इनका साथ नहीं देंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी नून लीग के लिए परेशान कुन बन गई, और ज़ाहिर है कोशिश अभी भी ये की जा रही है कि पंजाब के अंदर किसी भी तरह असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ। इस पर हम बात करेंगे। माजिद साहब आपसे, सर बताइएगा किस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं अभी? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं, उनका मतमा नज़र ये नहीं है कि वो पंजाब असम्बली या KP असम्बली तहलील करवाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि इसके ज़रिए वो ऐसा दबाव बनाएं जिसके बाद मामला आम इंतखाबात की तरफ जाए। और चूँकि पंजाब के 2 गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शंस में और इमरान खान जो कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई, तो वो ये चाहते हैं कि ये जितना भी एक मकबूलियत और बयानिए का मामला चल रहा है इसको वो इलेक्शन तक ले जाके अपनी सपोर्ट में कन्वर्ट करें, और वो सपोर्ट बैलेट बॉक्स से बरामद हो। ठीक है। और उसके बाद फिर वो एक नई हुकूमत बना के सामने आए। तो अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो ये चाह रहे हैं कि वो PDM की हुकूमत के ऊपर एक दबाव बनाए रखें। जितनी लॉन्ग मार्चेस हैं, जितने जलसे हैं, जितने धरने हैं, ये सब उसी के लिए एक पेश ख़यामा होता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत दबाव में रहे और उसे परफॉर्म करने का मौका ना मिले, और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ मामला जाए। तो पंजाब और KP असम्बलीज़ के हवाले से जो अहम ऐलान गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी के जलसे में सामने आया, वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब मुल्क के अंदर एक सबसे बड़े सूबे की और उसके साथ एक दूसरे अहम सूबे की असम्बली तहलील हो जाएगी या उसका मुस्तकबिल दाव पर होगा,
तो फिर आम इंतखाबात की तरफ जाना आसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सूबाई और कौमी हुकूमतों के इलेक्शन मुख्तलिफ दिनों पे तो होते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दो असम्बलीज़ 2 साल के फ़र्क से चल रही हों, एक असम्बली 1 साल के फ़र्क से चल रही हो। असम्बलीज़ एक ही साल में आती हैं और एक ही साल में चली जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए ये तो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई असम्बली डिज़ोल्व होती है तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे, और ऐसा होगा कि कौमी असम्बली के इलेक्शन 2023 में हैं, पंजाब असम्बली के 2022 में हैं, तो ये खासा एक ऐसा मामला है कि जो हल तलब नहीं है। तो शायद इसीलिए इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस दबाव के ज़रिए अपोजिशन को, जो कि PDM हुकूमत पुरानी अपोजिशन है, मौजूदा हुकूमत है, उसे आम इंतखाबात की तरफ लेके आएँ। सो अभी तक मैं ये समझता हूँ, मैं इसको आम इंतखाबात से लिंक करके देख रहा हूँ। ठीक है सर, आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होंगे, और नून लीग भी इस बात पे कल बड़ा ज़ोर दे रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब भी, आज भी तारड़ साहब की जब सारी कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि हम अगर ये लोग इस्तीफ़े देंगे भी तो सूबाई हलकों पर जहाँ जहाँ से इस्तीफ़ा दिया जाएगा वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होगा। उसके लिए कल इलेक्शन कमीशन ने सारी बात की भी, और उन्होंने बताया कि 60 रोज़ के अंदर हम सूबाई हल्के के ऊपर ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे 60 रोज़ के बाद, और उस पर उन्होंने बाकायदा अखराजात का भी बता दिया कि 5 से 7 करोड़ रुपया खर्चा आएगा एक सूबाई नशिस्त के ऊपर, और तमाम उन्होंने बात बता दी। और ये भी कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाब होगा तो फिर आम इंतखाबात नहीं हो सकते। सो नून लीग की अभी कोशिशें तो यही जारी हैं। ज़ाहिर है आज भी उनकी क़यादत ने सर जोड़ा है और इकट्ठे बैठे हैं, कोशिशें कर रहे हैं राब्ते करने की। अव्वल कोशिश जो आज हमारे सामने आ रही है वो तो यही है कि नून लीग ये कोशिश कर रही है किसी भी तरह कि असम्बलियाँ तहलील हों ही ना, ऐसा हो ही ना, बल्कि हम क्या करें, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ। और जिसके लिए आज की खबरों के मुताबिक हमजा शहबाज साहब बैठकर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी मेंबर से साइन भी करवाई हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी तरह परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ ले आएँ। तो माजिद भाई, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है इस सिचुएशन के अंदर परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट? देखिए, यहाँ पर अगर हम सिर्फ पंजाब असम्बली के मंजरनामे की बात करें तो अपोजिशन जो कि मरकज़ की हुकूमत है और पंजाब की अपोजिशन है जी, उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक तो ये है कि वो तहरीके अदम एतमाद की तरफ जाएं। ओके। दूसरा ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब चूँकि जब से वज़ीर आला बने हैं जी, उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि वज़ीर आला को कहा जाए कि वो एतमाद का वोट लें। ठीक है। दूसरा ये कि अदम एतमाद आ जाए। तीसरा ये है कि मामला गवर्नर राज की तरफ जाए। ठीक है। अब चूंकि 18वीं तरमीम के बाद से काफ़ी सारे मामलात बदल चुके हैं और अब उस तरह से वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों पर उस तरह से अमलदारी नहीं है, तो यहाँ फिर आइनी और कानूनी एक जंग होगी, और ऐसा हो सकता है कि मामला किसी भी मरहले में अदालत में जाए। चूँकि पंजाब असम्बली में इस साल और पाकिस्तान की तारीख में भी मुल्की सियासत में इस साल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली मरतबा हुई हैं। पंजाब असम्बली में पहली मरतबा हमने देखा कि इस साल पुलिस असम्बली हॉल के अंदर दाखिल हो गई। इसी तरह हमने ये देखा कि पंजाब असम्बली के बैक वक्त 2 इजलास चलते रहे, एक ऐवान इकबाल में चलता रहा जी बिल्कुल, और दूसरा असम्बली में चलता रहा। सो चूँकि पार्लिमानी रवायात के अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मामला इतना सादा और आम फहम नहीं होगा। इसके अंदर महाजराई होगी, इसके अंदर मसाइल होंगे। हो सकता है किसी मरहले पे मामला अदालत की तरफ भी चला जाए। हम ऐसा देखते हैं कि 90 की दहाई में जब वट्टू गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने होते थे, उस टाइम भी कई दफ़ा ये मामला अदालत में गया और कई दफ़ा किसी पार्टी को अदालत से रिलीफ मिला नहीं मिला। सो इस तरह मैं इस चीज़ को इस तरह से देख रहा हूं कि इतना आसान नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अभी जब चीफ मिनिस्टर बने हैं तो अदालत के थ्रू ही बने हैं। एक्चुअली अदालती डिसीजन आया और जब वोट नंबर्स पूरे करने की बात थी तो इनके नंबर्स पहले कम हुए। एक रूलिंग दे दी गई डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो मज़ारी साहब थे, और दोस्त मज़ारी साहब ने जो कुछ किया, बाद में जो वहाँ पे हाथापाई हुई, दोस्त मज़ारी साहब को गालिबन कुछ सामना भी करना पड़ा, कुछ मार खानी पड़ी, और सब कुछ जो कुछ भी हुआ हमारे सामने है। ऐसा पंजाब
पंजाब असेंबली में बहुत कम देखने में आया है, लेकिन ये हुआ और पुलिस एंटर हो गई, पुलिस ने एंटर होकर वहाँ पे ज़ाहिर है जो स्पेशल रायोट फोर्स थी, हमने वो देखा कि पंजाब असेंबली में चली गई और फिर उसके बाद दो धड़े बने रहे, हमजा शहबाज का धड़ा बना रहा, परवेज़ इलाही का धड़ा बना रहा, दोनों कोशिश करते रहे कि हम अपना अपना इजलास करें और इजलास होते भी रहे। हमजा शहबाज साहब प्राइवेटली फ्लैटीज़ होटल के अंदर भी अपना वोट लेते रहे, लोगों से उनको बिठाकर अब्दुल अलीम खान को साथ मिलाया, जहांगीर तरीन को साथ मिलाया, जितने मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के उनको भी साथ एडअप किया और उसके बाद अपनी नशिस्तें फ्लैटीज़ होटल में, प्राइवेट होटल में भी लगाई और मुख्तलिफ जगह पर भी लगाई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने था। 2 महीने का गालिबन जो अरसा था हमजा शहबाज साहब का चीफ मिनिस्टर रहने का वो ख़त्म हुआ उसके बाद, और उसके बाद फिर दोबारा से परवेज़ इलाही साहब अदालत के कहने पर ही वापस तशरीफ़ लाए थे ना जी, यही हुआ था माजिद जी भाई। बिल्कुल, असल में सियासतदानों की मैं समझता हूँ ये नाकामी है कि वो अपने मामलात खुद हल नहीं करते। हम ये देखते हैं कि इस सियासी मामले के अंदर हमारे पास ऐसा कोई बुजुर्ग सियासतदान नहीं है, जिस तरह हमारे पास पहले नवाबजादा नसरुल्लाह या शाह अहमद नूरानी की तरह के, बलखशेर मज़ारी ऐसे नामवर सियासतदान होते थे। तो अभी ऐसा कोई सियासतदान नहीं है जिसके ड्राइंग रूम में बैठ के सारे सियासतदान अपने मसले हल कर बुजुर्ग तो सारे ही हैं सर, इमरान खान साहब भी बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग लेकिन ऐसे बुजुर्ग नहीं है कि जिन पे कंसेंसस हो। बिल्कुल, वो अपनी उम्र के हिसाब से बुजुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन कंसेंसस के हिसाब से नहीं है। तो मसला ये है कि जब आपके अंदर कोई मसले हल करवाने वाला नहीं होगा तो फिर आपको बाहर देखना पड़ेगा। हाँ, या तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे या फिर आप अदालत को देखेंगे। बिल्कुल। तो अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो उनका एक मौक़िफ़ आ रहा है कि हमने सियासी मामलात में दखल नहीं देना। तो अब एक रास्ता अदालत का ही है कि जिसमें मुझे ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है अदम एतमाद पेश हो, हंगामा आराई हो, चूंकि इस पंजाब असेंबली का इजलास भी मौखर नहीं हुआ, मुलतवी नहीं हुआ। वो अच्छा, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट कि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है कि इजलास असेंबली का हो रहा हो तो गवर्नर राज तो लग ही नहीं सकता, तो फिर गवर्नर राज और अपोजिशन अकलियत में है, उन्होंने कहा जी अकलियत में ही रहेगी, जो मर्जी भी कर लें, ये सिर्फ नारे लगा रहे हैं, ये अक्सरियत नहीं ले सकते वहाँ पर। और ये एक पॉइंट जो उन्होंने बताया कि इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज जो है वो नहीं लग सकता, इस पर सर क्या पॉइंट है माजिद भाई आपका? जी, ये इसमें ना थोड़ा सा कानूनी तौर पे इस मामले को देखने की ज़रूरत है। ठीक है। एक राय ये है कि इजलास के दरमियान में नहीं हो सकता, जो कि अभी तक की राय है। ठीक है। लेकिन ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस हवाले से किसी कानूनी नुक्ते का सहारा लेते हुए इस मामले को अदम एतमाद की तरफ ही ले जाया जाए। ठीक है। क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि अगर पंजाब असम्बली चलती रहे, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे नंबर्स का जो डिफरेंस है वो खासा कम है। 186 का नंबर सीएम को चाहिए होता है और इस टाइम 191 मेंबर्स हैं, यानी कि वो 5 मेंबर्स 5-6 मेंबर्स अगर साइड चेंज करते हैं तो सिचुएशन टोटली टॉपल कर जाएगी। बिल्कुल हो सकती है, और चूंकि सीएम के पास एतमाद नहीं रहेगा तो उसके बाद फिर ऑपोजिशन की तरफ से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। सो ये एक हंगामा आराई और एक अदालती रास्ता, मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं कुछ सूरत हाल। यानी चौधरी शुजात साहब भी, चूंकि उनकी तरफ से कहना यह था कि हमारे पास भी उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं, तारिक बशीर चीमा को देखकर वो कहते हैं कि जी हमारे ग्रुप के कुछ ऐसे लोग 3-4 लोग हैं जो हमारे कहने पर नून लीग की साइड पे आ जाएंगे, तो इसलिए शायद सिचुएशन थोड़ी सी ट्विस्टिंग लग रही है। कि आज की कुछ खबरें ये भी थी कि परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे हैं इमरान खान साहब को कहना कि आप अगर असम्बली तहलील ना करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमारे तरक्याती काम पंजाब में चल रहे हैं, अगर वो हमारे काम मुकम्मल हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी एक ऑप्शन वो उनके सामने रखेंगे जो उनकी कल की मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन ये भी उनका कहना था कि अगर ऐसा इस बात पे एग्री इमरान खान साहब ने ना किया तो जिस तरह वो कहेंगे मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। सो अभी सिचुएशन बड़ी दोनों साइडों से बड़ा एट द मोमेंट जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि दोनों साइडें कोशिश कर रही हैं। नून लीग जिस तरह से बड़े कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो वक्ती तमाम लोग हैं जो साथ हैं, क्योंकि कल हमारे साथ पीटीआई के लोग थे, अभी कुछ हमारे साथ और भी लोग मौजूद होंगे जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कल की सिचुएशन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब 100% हमारे साथ हैं और इनके तमाम अरकान हमारे साथ हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें छोड़ के जाएगा। तो सर यहाँ पे सिचुएशन तो ऐसी लग रही है कि शायद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आए तो फिर भी परवेज़ इलाही साहब सर्वाइव कर जाएंगे। ये बड़ा एक यहाँ पे बारीक सा नुक्ता है। ठीक है। वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना
एक सियासी कारकुन की जानिब से एक हक बजानिब है, क्योंकि हम सब ये देख रहे हैं कि अगला साल इलेक्शन का साल होगा। ऐसे ही है। और जितने भी लोग सियासी हलकों में, इंतखाबी हलकों में काम करते हैं, उनका मौक़िफ़ यही है कि सिर्फ बयानिए से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। चूँकि उनके पास पंजाब में हुकूमत है, अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स हैं, तो इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि तरक्याती काम होने दें, उनकी एक पेस चल पड़ी है, मामलात कंट्रोल में आ चुके हैं, जिस तरह उन्होंने कुछ नए अजला बनाए हैं, एक नई डिवीजन बनाई है, तो वो ये चाह रहे हैं कि जब हम इलेक्शन में जाएं तो अवाम को हम बयानिए के साथ साथ कुछ काम भी दिखा सकें। क्योंकि 3.5 साल में जो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, जिसे अब लोग खासा भूल चुके हैं, सही, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा काबिल कदर काम नहीं हुआ कि जिसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में वोट मांगे। सो मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, उनका ये मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त है कि हमें इलेक्शन में जाने से पहले कुछ ना कुछ तरक्याती काम भी करने चाहिए। हमारे MPs जब हलकों में जाएं तो उनके पास बयानिए के साथ साथ बताने के लिए मज़ीद भी कुछ हो। बिल्कुल। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इस मौक़िफ़ पे इमरान खान को कायल करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब अगर इस चीज़ को मानते हैं। दूसरा एक और इसमें मसला है जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि अगर निगरान हुकूमत आ जाती है, ठीक है, तो इमरान खान साहब जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और एक महफूज उनके इर्द गिर्द एक हिसार है, तो हो सकता है उस पर भी सवालिया निशान लग जाए। ठीक है। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद इसलिए नहीं जाते कि शायद वहाँ पे गिरफ्तारी का मसला होगा, लेकिन जब पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर ये देखना होगा कि इमरान खान साहब फिर किस हद तक महफूज हैं या उनकी गिरफ्तारी का इम्कान किस हद तक बढ़ेगा। यानी कि ज़ाहिर है अभी इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हैं, चूँकि हुकूमत उनकी अपनी है, वज़ीर आला उनका अपना है, और जब केयर टेकर सेटअप आएगा ऑब्वियसली वो सेटअप अगर दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों साइड्स के लिए न्यूट्रल भी हो, और अगर या तो वो न्यूट्रल होगा तो या वो इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट, और जो भी सिचुएशन होगी उसके बाद इमरान खान साहब के लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। लेकिन अब खान साहब अगर दोबारा से अपने इस डिसीजन से यू टर्न लेंगे, तो यू टर्न के लिए तो वो पहले ही बहुत फेमस हैं, और नून लीग तो यही कह रही थी कि इन्होंने ऐलान कर दिया है असेंबलियाँ तहलील करने का, लेकिन ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ये इस पर यू टर्न लेंगे, अपनी इस बात से भी दोबारा से पलटेंगे, और ये हमें कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा। और फिर नून लीग की ये तमाम की गई बात दोबारा से सच साबित होने की तरफ आएगी। मुल्क के हालात नाजरीन बहुत मुश्किल हैं यहाँ पे। हमारी ज़ाहिर है सियासत में तो जो हो रहा है, ये सियासी गहमा गहमी तो हमें सारा साल हर वक्त नज़र आती है। कोई ना कोई नया वाक़या, कोई ना कोई नई ऐसी बात होती रहती है जो हमारे सामने होती है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है दिन ब दिन। हम सब लोगों का, तमाम लोगों का फोकस इस टाइम पे वक्ती सियासी गर्मा गर्मी और सियासी माहौल के ऊपर है कि इस टाइम हो क्या रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, KPK की गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, हुकूमत किस करवट बैठेगी। ज़ाहिर है ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि सियासी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैटर्स अ लॉट, लेकिन इकोनॉमी को भी साथ साथ देखना होगा। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम इकोनॉमी पे डिस्कशन करेंगे कि मुल्क की इकोनॉमी की जा रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मुल्क की मईशत पर। ज़ाहिर है इस टाइम पे मुल्क की मईशत बदहाली की तरफ इंक्लाइंड है। रोज़ाना दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। रुपए की कदर में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहा यह जाता था इसहाक डार साहब द डॉलर चैम्पियन, व्हेन ही विल अराइव टू द कंट्री ही विल चेंज एवरीथिंग है, और वो आ भी गए। डॉलर को फ़र्क भी कोई नहीं पड़ा। वक्ती ज़रूर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होकर नीचे आया, उसके बाद दोबारा अब ऊपर ही ऊपर की तरफ डॉलर जा रहा है, और किसी भी तरह से मईशत हमारे मुल्क की संभाली नहीं जा रही। हम कहा ये जा रहा है माहिर मौशियात की तरफ से कि हम बहुत नज़दीक हैं खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ, और अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ तो हमारे मुल्क को बड़े कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। तो ये तजर्बाकार लोग जो अपने आप को कहते थे कि हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वी हैव द बेस्ट टीम। इमरान खान की टीम बड़ी नाअहल थी, वो लोग बड़े नाअहल थे जो इस मुल्क के अंदर थे, उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हम आए, हम आके इस मुल्क को ठीक करेंगे। ठीक क्या किया?
हर चीज़ को मज़ीद तबाही की तरफ इन्होंने धकेल दिया। कहा यही कहते रहे और हर शख्स यही कहता है पुराने वाला बंदा ये कर गया। अगर पुराने वाले बंदे के किए के ही हमने रोने थे तो फिर आने का मकसद क्या था? इसहाक डार को, मिफ्ता इस्माइल को, इन लोगों को लाने का बारी बारी मकसद क्या था? 5 महीने मिफ्ता इस्माइल साहब इंजॉय करते रहे और उसके बाद इसहाक डार साहब इस मुल्क के अंदर तशरीफ़ लाकर कुछ ना कर सके। मईशत उसी तरह तबाही की तरफ जा रही है और इसमें किसी तरह की बेहतरी हमें होती नज़र नहीं आ रही। आज हमारे यहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा इशू होता है। जो हुकूमत आती है वो प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा जो है उस पर क्रिटिक करती है, उस पर बड़ी तनकीद करती है कि ये हुकूमत क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और फिर जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं फिर वो प्राइवेटाइजेशन करते हैं। यानी एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन प्राइवेटाइजेशन व्हेन दे हैव द टेन्योर, जब वो हुकूमत के अंदर हो। माजिद भाई, क्या बन रहा है हमारी इकॉनमी का सर? क्या बनेगा यहाँ पे? क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप सर? जी, इसमें बड़ा बुनियादी इशू ये है, एक तो हमारे पास आदादो शुमार हैं, लेकिन अगर अवामी अंदाज में बात की जाए तो 2-3 बड़े अहम मसले हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। ठीक है। एक तो ये है कि चूँकि हमारे यहाँ पे दरामदात और बरामदात का बैलेंस या उनका तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हमें हर वक्त इस चीज़ की कोशिश और कमी रहती है कि किसी ना किसी तरीके से डॉलर की कीमत को तवाज़ुन में रखा जाए, उसे कम किया जाए। ठीक है। दूसरा इशू ये है जो कि अंदरूनी है, वो ये है कि महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत और गुज़िश्ता हुकूमत दोनों ऐसा कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सकी कि जिसके बाद उनमें से कोई ये दावा करे कि हमने आवाम के लिए आसानियाँ फ्राहम की हैं। आवाम जिसको हम फूड बास्केट कहते हैं या रोज़मर्रा की अशिया जो अवामी इस्तेमाल में होती हैं, उनके हवाले से महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल। और अभी हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई काबिल कदर कोशिश देखने में नहीं आई, या अगर कोई कोशिश की गई है तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। चूँकि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, इसलिए अवामी मसाइल में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब जब हम बैनुल अक़वामी महाज पे बात करते हैं तो हमें जब बरामदात और दरामदात के अदम तवाज़ुन का मसला सामने आता है तो फिर ये देखने को मिलता है कि मईशत डोलती है, डूबती है। और उसमें अफसोसनाक मामला ये है कि जब भी मईशत डूबने लगती है, हम कहीं ना कहीं किसी से जाके $3 अरब, $4 अरब, $5 अरब हम कर्जा लेके आते हैं, उसकी शराइत मुख्तलिफ हो जाती हैं, ज़ाहिर है मज़ीद उन मामलात में हमें नहीं मिलता, और वो 4 से 6 महीने के लिए पाकिस्तान की डूबती मईशत को एक इंजेक्शन सा लग जाता है। ठीक है। और मरीज़ थोड़ा सा संभल जाता है। लेकिन मसला ये है कि चूँकि यहाँ पे अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गैर मुल्की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें खासी कमी है। तो चूँकि जब यहाँ पे कारोबारी सस्टेनेबल इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे इशारिये या आदादो शुमार मुस्बत या ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहला मामला तो हुकूमत के सामने ये है कि वो कम अज़ कम यहाँ पे इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक ब्रेक लगाए। ठीक है। महंगाई है, डॉलर का इशू है, पेट्रोलियम का इशू है, इन सारों को एक जगह पर रोकने की ज़रूरत है। दूसरे मरहले में फिर ये देखा जाएगा कि इनको कम कैसे करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो अगले इलेक्शन में अपने टाइम पे जाए, या अगर इमरान खान साहब के कहने पे जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं तो हुकूमत के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे वो प्रेजेंट कर सके कि हम चूँकि पाकिस्तान बचाने आए थे, हम एक तजर्बाकार टीम है, तो ये देखें ये हमने 10 ऐसी चीज़ें की हैं कि जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ है या मईशत को सहारा मिला है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से और कहीं ना कहीं ना तजर्बाकारी की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो सारी चीज़ें जो ख्वाब देखे गए थे उनकी ताबीरें नहीं मिल रही। तो अगर मुस्लिम लीग नून इसी मुआशी सूरत हाल के साथ अगले इलेक्शन में जाती है तो फिर उनकी शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान के लिए ना सही अपनी सियासत ही बचाने के लिए कुछ हंगामी इक़दामात करें
तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी बेहतर होगा और आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। सर लेकिन पता नहीं कब ये हंगामी इक़दामात करेंगे। इन्हीं हंगामी इक़दामात का जिक्र वो जब से हुकूमत में आने से पहले, वो पहले ही ये बात कहते थे, आपको याद होगा कि ये शाहिद खान अब्बासी और तमाम नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा जो थे वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते थे कि 150 रुपये का पेट्रोल इमरान खान आज दे रहे हैं। देखें ये तमाम लोग तजर्बाकार लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं कि जो अचानक से सियासत में आ गए, इनको पता ही नहीं सियासत में क्या हो रहा है या मुल्क की इकॉनमी में क्या हो रहा है। दे हैव शाहिद खान अब्बासी हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और ही नोज़ एवरीथिंग। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने LNG कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उन्होंने सब कुछ किया, ही नोज़ एवरीथिंग। जो भी तमाम इशूज़ थे उसके बावजूद वो ये अवाम को फिर या गुमराह ही करते थे। ये कहते थे कि जनाब ये 150 पे पेट्रोल बेच रहा है, ये बड़ा जुल्म कर रहा है आपके साथ। उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट $103 पर बैरल थी, आज वो कम होते होते $74 पर बैरल पे आ चुकी है। और पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस जहाँ चली गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल द कमोडिटीज़ आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइस ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल। यहाँ पे आपके डीजल पे ही तमाम ट्रांसपोर्ट चलती है और उसके बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है। तो सर ये जो फिर इन्होंने चूरन बेचा वो फिर चूरन ही था एक्चुअली। और जो हुकूमत में आ गए हैं तो भला तो अवाम का किया है, अपने केसेस माफ़ करा के, नैब को डिसेबल करके, तमाम केसेस को ख़त्म करवा कर, ये भला अवाम का तो किया ही है इन्होंने। जो तमाम तरमीम जो ये पहले भी कहते थे, जिनका जिक्र इमरान खान साहब शायद पहले भी करते थे कि ये लोग मुझे ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स कर लें तो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही अमेंडमेंट्स का जिक्र जो खान साहब पहले करते थे, ये बाद में हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए, वही अमेंडमेंट्स की और सबको रिलीफ मिल गया, तमाम लोगों को रिलीफ मिल गया। तो शायद वो अवामी रिलीफ ही था माजिद साहब। मैं ये समझता हूँ जी कि अब अवाम को इस शऊर के दिनों में और सोशल मीडिया के दौर में इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि किसी भी सियासी जमात के हकूमती दावे और अपोजिशन में होते हुए उनके बयानात, इनमें बहरहाल एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अपोजिशन में कहना आसान होता है, हुकूमत में आके करके दिखाना खासा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम किसी भी सियासी जमात के माजी पे नज़र डालें, खसूसन मुस्लिम लीग नून, चूँकि अभी वो हुक्मरान जमात है, ऐसे ही तो अपोजिशन में इनके दावे ऐसे ही थे कि जैसे ही हम आएंगे, हमने प्लान बनाया हुआ है, गुज़िश्ता हुकूमत ना तजर्बा पूरी PDM हम इकट्ठे हैं, तमाम पार्टीज हम आएंगे और हम मुल्की मामलात को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसा नहीं हुआ और उन्हें अभी तक इस मामले की हसासियत का शायद एहसास नहीं है, या शायद उन्होंने अपने हवाले से जो तरजीहाती फहरिस्त बना रखी थी उसमें उन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरी कर ली है। लेकिन जो अवामी मसाइल थे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल थी, उसकी तरफ अभी उनका ध्यान उस तरह से नहीं जा रहा जिस तरह से जाना चाहिए था, और ये हुकूमत की नाकामी है। ओके, हमारे साथ मौजूद हैं करम अलाई बंदियाल साहब, सीनियर नून लीग के हैं। करम अलाई बंदियाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सर। जी थैंक यू ब्रदर। सर आप किस तरह से देख रहे हैं सर पंजाब असेंबली? ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज साहब आप बड़े करीबी साथी हैं हमज़ा साहब के भी, और हमज़ा साहब इस टाइम पे कोशिशें जारी हैं किसी भी तरह पंजाब असेंबली को तहलील होने से रोक लिया जाए। परवेज़ इलाही साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, या सर और कोई लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सर क्या चल रहा है इस टाइम पे? देखें जी, वो जैसे किसी शायर ने कहा था ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब जब से आउट हुए हैं तो अब ये चाहते हैं कि जी कोई भी ना रहे। आप देखिए ना कि अब वो इलेक्शन जो है अब होने को है, जल्दी होने को है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी असेंबलियां जो है इनको खत्म कर दें और फिर एक तमाशा लगा रहे। और पहले ही आपको पता है कि मुल्क हमारा किस डगर पे चल रहा है। तो मतलब है इतना 8 महीने 6 महीने पहले इलेक्शन करवा के फिर जनरल इलेक्शन हो, बाय इलेक्शन कैसे मुल्क अफोर्ड करता है? तो इसमें तो अब मुल्क की बेहतरी के लिए ये सारी जमातें, अब PDM कह रही है कि अब इलेक्शन चुके होने वाले हैं, आप सब्र करें। तो ये सिलसिला फिर जिस तरीके से भी रुकेगा, कोशिश होगी पार्टी की और PDM की कि ये इलेक्शन जो है ये इसको डिले करें और अपने वक्त पे इलेक्शन हो जाएं और खान साहब तशरीफ लाएं मिल बैठ के सियासी तौर पे। तो वो तो हर जमात का बंदा कह रहा है कि जी आप आए, वो फिर इमरान साहब बैठने को तैयार ही नहीं। सर जाहिर है इस मुल्क में सियासी हल तो यही है कि तमाम पार्टीज इकट्ठी बैठें, आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करें, आवाम की बेहतरी का कुछ करें। सर यहाँ पे तो जाहिर है आप लोग इक़्तिदार में आ गए हैं और आकर आप कहते हैं जी इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया इस मुल्क की मईशत का, तो हमें तो ठीक करने में पता नहीं कितने साल दरकार हैं कि ये जब तक खान साहब आराम से बैठेंगे नहीं हमारा काम शुरू ही नहीं होगा। जिस तरह को फैक्ट्री बंद पड़ी है, खान साहब जब तक सेटल नहीं होंगे वो फैक्ट्री चलना शुरू नहीं होगी, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सर अब जो मतलब पोजीशन चल रही है, आवाम को किसी तरह का रिलीफ आप
लोगों को और मजीद अगर ये 5-6 माह जो रह गए हैं ये भी मिल जाते हैं, 3 माह बाद, मतलब 3 मंथ्स तो वैसे केयर टेकर सेटअप को चाहिए, ये महीने भी मिल जाएं। इसहाक डार साहब एक जो डॉलर चैंपियन है वो आपके पास मौजूद है सर, कुछ अवाम को रिलीफ मिलेगा सर? देखें जी, आज आपने खुद देखा होगा टीवी पे भी जी कि जो ज़रई टर्बाइन्स हैं, ट्यूबवेल हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 3 रुपए सम पैसे वो कम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट की जी। और ये फिक्स चार्जेस उन्होंने कर दिए कि 13 रुपए पर यूनिट बिजली होगी। तो अब ये है कि जी गवर्नमेंट को काम करने दिया जाएगा तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। सर लेकिन इंशाल्लाह ये अवाम के लिए गवर्नमेंट बनी है, अवाम के लिए। अब मैं बार बार अगर हम ऐसी बात करेंगे तो चूंकि 18 की गवर्नमेंट आप देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट किस तरह चल रही थी, डीजल पेट्रोल ये सारे हालात किस तरह थे, और खान साहब आए हैं तो ये किस तरह हो गए। तो अब उसके बाद जाहिर है सर आप लोगों ने जब इक़्तिदार छीना ही कहेंगे सर इसको, जाहिर है आपने एक क्या कहते हैं कि कानूनी अंदाज ही अपनाया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ इस मुल्क के अंदर आप लोग इक़्तिदार में आए, लेकिन आने से पहले जो वादे किए गए थे सर वो रिवायती वादे थे। मतलब यहाँ पे हम सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अगर हम लोग 150 का पेट्रोल ले रहे हैं, आप लोगों की हुकूमत आएगी तो वो 150 से नीचे लेके आएगी, क्योंकि आप लोगों के यही वादे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखें, तमाम लीडर्स को देखें, वो यही कहते थे कि इस मुल्क के अंदर 150 रुपये का लीटर पेट्रोल कोई अफोर्ड नहीं करता। तो सर इक़्तिदार में आने के बाद 250 की जंप करा दी और आज 225 पे रुका हुआ है, यही कुछ करना था। तो सर फिर खान साहब भी बैठे रहते, वो ठीक नहीं कर रहे थे इस मुल्क के अंदर? एक तो पहली बात तो ये है कि खान साहब को किसी ने निकाला नहीं, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत खान साहब निकले हैं, कोई इलीगल तरीके से नहीं निकले। और उसके बाद आप देखें जब तक ये हालात आपस में सियासतदानों के सही नहीं होंगे, मुल्क किसी सही डगर पे नहीं जा सकता। ये चीज खान साहब को समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं जी मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। पहले वो फरमाते थे कि जी मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब ये है कि जी जब तक ये सारे मिल बैठ के अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो तब तक तो ये हालात तो खुदा ना खास्ता ऐसे ही रहेंगे। सर इस टाइम तो देखिए ना, आपकी हुकूमत भी बैसाखियों की हुकूमत है। आपने 2018 नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार की बात की, ठीक है, मुल्क के अंदर हमें जो उस टाइम पे फैक्ट्स फिगर्स नज़र आ रहे थे वो बहुत बेहतर थे, लेकिन अब तो आप भी सहारे पे हैं जरदारी साहब के, बाकी पार्टीज़ के। 13 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं और एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है सर इस टाइम पे। तो इसको ख़त्म करें, आप लोग भी अर्ली इलेक्शंस कराएं और अपना मैंडेट आवाम से लें और हुकूमत में आएँ और अपनी हुकूमत बनाए नून लीग। क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो हम आज की स्टेटमेंट्स भी देखें सर, जाहिर है आप लोग हमेशा से एक दूसरे के हरीफ रहे हैं और शायद इन फ्यूचर दोबारा से इलेक्शंस आएंगे तो फिर से इसी सिचुएशन की तरफ आप लोग चले जाएंगे। तो बेहतर नहीं है सर कि आप इलेक्शंस फौरन से करवाएं, अपना मैंडेट आवाम से लें और दोबारा से प्रॉपर अपनी नून लीग अपनी हुकूमत बनाए, ना कि जरदारी साहब और बाकी पार्टियों की बैसाखियों पे चलना पड़े आपको? नहीं, आप देखें ना, ये सियासत में कोई मुस्तकिल दुश्मनी कोई नहीं होती। ठीक है, अब ये देख लेंगे इमरान खान साहब क्या फरमाते थे शेख रशीद के बारे में, चपड़ासी, बिल्कुल कहते थे उन्हें कि इसको चपड़ासी रखना पड़े तो मैंने क्या ये फरमाते थे जी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। जी बिल्कुल, हाँ, तो यही है ना जी कि ये अब हम अगर हमने हाथ मिलाया आसिफ जरदारी साहब से तो मतलब है हमने मुल्क के लिए ये किया है ना कि जी हम आपस में लड़ते रहेंगे, मुल्क का नुकसान होगा। और इसी तरीके से हम इनके साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं कि आप आए, आप बैठें। और जब ये अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने तो कहा था कि इमरान साहब जो भी हुआ, जैसे भी इलेक्शन हुए, आए, हम मईशत के लिए आपका साथ देने को तैयार है। बंदियाल साहब, हाथ तो आपने इलेक्शन आप खुद सोचें, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मैं जीता हुआ था, मुझे भी हरा दिया इन्होंने। सर वो तो जाहिर है, मैं कहता हूँ हकीकतन यही हुआ, सब कुछ हमने देखा जो हुआ। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपने जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लिया, आप लोगों ने तमाम पार्टीज़ ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हुआ कि आप शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन तमाम मिनिस्ट्रीज़ बांटनी पड़ी, हर किसी को ओबलाइज करना पड़ा और मुल्क की बेहतरी होती हुई हमें किसी तरह नज़र नहीं आ रही। सर आप लोगों ने हाथ मिला के शायद अपनी बेहतरी तो कर ली, लेकिन अवाम का तो किसी तरह का भला नज़र नहीं आ रहा सर अभी तक। देखें, अब सारा मामला मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब तक आपस में अफाम तफहीम नहीं होगा सारी पार्टियों का जी। अब ये है जी कि इमरान खान साहब की एक पार्टी है, वो एक किरदार हैं, अब उनको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो अब उनके साथ भी तो मिले हुए हैं, ये क्यू लीग मिल के, तो रात को तो क्यू लीग वाले हमारे साथ मिले हुए थे, सुबह
उनके जाके तो वो बन गए वजीर आला। तो ये तो सारी जो गेम है इसमें यही सोचना चाहिए कि हम जैसे आप फरमा रहे हैं जी कि जी अवाम का सोचना चाहिए। अब थोड़े तो महीने रह गए हैं, अब खान साहब सब्र करें और मिल बैठ के कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो कभी तो वो फरमाते थे कि जी मेरा वो फोन नहीं उठाता मोदी, तो मोदी नहीं फोन उठा रहा तो कम से कम जो अपने मुल्क के जो अकाबरीन हैं, जो सियासतदान हैं, आप भले ये आप उनको गलत समझते रहें, तो आप उनके साथ बैठ के तो अपने इलेक्शन की बात करें, ये तो बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की आज अहम मुलाकात हुई है सर, उसमें उन्होंने असेंबली बचाने का तहैया कर लिया है कि किसी भी तरह पंजाब असेंबली को बचाया जाए, इसे तहलील होने से रोका जाए। सर कुछ थोड़ा सा खौफ नज़र आ रहा है आप लोगों की PDM इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि अगर ये तहलील हो गई तो शायद सिचुएशन ख़राब होगी, क्योंकि PTI का ये कहना है कि हमारी 64% नशिस्तें हैं और वो अगर खाली हो गई तो हम आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। तो सर ऐसा ही होगा या आप लोग कोशिश करेंगे इसको प्रिवेंट करने की मजीद? देखें, बात यह है कि जब ये PDM कहती थी खान साहब को कि आए आप अपनी असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन करवाएं, जी बिल्कुल, अब मसला ये है कि अब महीने कितने रह गए। अब अगर ये असम्बलियां टूटती हैं और बाय इलेक्शन होते हैं तो इंडिया में तो ऐसे हुआ है कि जी जिसकी उनकी रियासतें जो हैं उनमें इलेक्शन होते रहते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट रहेगी और पंजाब की या उधर की वो जो KPK की वो इलेक्शन हम करवा देंगे, वो तो कोई इशू नहीं। मकसद ये है कि ये जो MPA बनते हैं ये बेचारे बनते हैं कितने, वो सारी अब हम तो चाहेंगे कि जी इलेक्शन जल्दी हो जाए, चूंकि मैं असेंबली में नहीं हूँ, लेकिन हकीकत आप देखें ना कि जो बंदे इतनी मेहनत करके आते हैं, इतना रुपया खर्च करके आते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। अब अगर जैसे तैसे भी इलेक्शन हो गया, हमने मान लिया ठीक है जी, अब ये है कि अब इनको अपना टाइम दें। अब खान साहब अगर उसमें से निकले हैं तो एक आईनी उस तरीके से निकले हैं ना, तो अब वो कहते हैं कि जी मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब है ये सारे ही निकल जाएं। और आप ये देख लेना कि इन खान साहब का ये जो सारा इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद इस तरह नहीं रहना, ठीक है। कोई आज आपने देखा होगा KPK के 4 बंदे उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं इस्तीफे देने, बलूचिस्तान में रिंद साहब ने कहा है कि जी हमने इस्तीफे नहीं देने। ज़ाहिर है वो नाराज अरकान है सर, नाराज अरकान है KPK के अंदर भी और बलूचिस्तान में भी, वो तो यही कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, खान साहब की बात नहीं मानेंगे। नाराज अरकान ने तो यही कहना है सर। नहीं जी नहीं, मैं कहता हूँ कि अब पंजाब में दिलवाए ना, हम कब कहते हैं कि ना दिलवाए, हम तो ये चाहते हैं कि जी स्टेबल रहे पाकिस्तान और पंजाब। देखिए कितना करोड़ा आबादी का ये सूबा है पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बिल्कुल, और एक गवर्नमेंट चल रही है, चले नहीं, भले हमारे खिलाफ है गवर्नमेंट, तो हम जो कहते हैं कि जी ठीक है आप अगला इलेक्शन आ जाएगा, और अगर आपने अर्ली इलेक्शन करवाने हैं तो ये धौंस दाखिली तो नहीं है ना। एक बंदा कहे कि जी मेरी मर्जी से ही पाकिस्तान चलेगा, नो क्वेश्चन। अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं, अर्ली करवाने हैं, तो आओ बैठे, आप आए, हम हमारी क़यादत PDM की क़यादत से खान साहब मिले। आप नहीं आ सकते तो आपकी जो सेकंड टियर है वो आ जाए। सर कुछ राब्ते में हैं आपके साथ सर, PTI के कुछ लोग राब्ते में हैं आपकी PDM की क़यादत के साथ सर? या आपने कोई इनविटेशन खान साहब को इस तरह कुछ दिया है डायरेक्ट कि ही शुड कम एंड सिट विद यू एंड डिस्कस व्हाटएवर इज गोइंग ऑन हियर? देखिए जी ये तो हर वक्त अब भी तैयार हैं, अब खान साहब आए, लेकिन खान साहब बैठने को तैयार ही नहीं। वो तो कहते हैं जी मोदी वो इंडिया की बड़ी तारीफें करते हैं, पीछे उन्होंने बड़ी तकरीर की इंडिया के हक में कि जी इंडिया को कोई देख नहीं सकता उसकी तरफ और हमें इस तरह कर दिया गया। अब वही अमेरिकन वाला इशू जो है, आज भी वो फवाद चौधरी साहब उधर गए हुए थे, अब ये तरले कर रहे हैं, ठीक है, कि अमेरिकन हमसे राजी हो जाएं, ठीक है। तो जब ये आपने नहीं आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसी फिर क्यों बातें की? सर अब देखें इसहाक डार साहब आपके मौजूद हैं, उनके पास मौका है, आपकी क़यादत के पास मौका है कि किसी तरह आवाम को रिलीफ दे दें, क्योंकि आवाम यहाँ पे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, ज़रदारी हो, हुएवर इट इज़, जो बंदा रिलीफ देगा आवाम को, जो गरीब के भले की बात करेगा, वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है और वो उससे ही राज़ी होंगे। आप लोगों के पास मौका होते हुए जो इस टाइम पर हमारी मईशत का बेड़ा अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता नज़र आ रहा है सर माहिर मौशियात के मुताबिक,
और इस सिचुएशन में अगर आप लोग अभी भी कोई अच्छे स्टेप्स नहीं लेंगे, आवाम को फ़ौरन से रिलीफ की तरफ नहीं लेके आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस टाइम पे जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $74 पे आ गई है सर, और यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस वहीं पे स्टेबल हैं काफ़ी महीनों से। अगर किसी किस्म का रिलीफ आप नहीं देंगे तो चीज़ें तो कमिंग इलेक्शन में आपके लिए बहुत मुश्किल होंगी। वो आया 6 माह बाद हो, वो 8 माह बाद हो, जब भी हो, आपके लिए सिचुएशन सर बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाएगी फिर। लेकिन बात ये है ना जी, ये जो एग्रीमेंट होते हैं ना, जैसे IMF के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, ये कोई एग्रीमेंट किसी फर्द के तो नहीं होते ना जी, ये तो मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किए होते हैं, भले किसकी गवर्नमेंट हो। अब जो ये बातें करके गए हैं, जो सिग्नेचर इन्होंने कर दी है पाकिस्तान के बिहाफ पे कि जी हमने इतना डीजल रखना है, इतना पेट्रोल रखना है, इतनी बिजली रखनी है, ये सारा कुछ, तो ये चीजें जो हैं ये फिर उससे हम जब हटेंगे तो फिर हालात और खराब होंगे। जैसे खान साहब ने पीछे किया है, जब इन्होंने देखा है कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, तो जो इन्होंने उनके साथ वादे किए थे IMF के साथ, उनसे मुकर गए। जैसे अवाम के साथ इन्होंने वादे किए थे कि जी आपको इतने करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेंगे, इसी तरीके से ये सारे मतलब यू टर्न लेते रहे और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता ने दीवार। सर अल्लाह ताला करे करम बंदियाल साहब, मुल्क की मईशत में कुछ बेहतरी इसहाकडार साहब आपकी हुकूमत ले आए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ टू बी इन द शो सर, थैंक यू सो मच। माजिद भाई, आपने सारी बातें सुनी सर, और आपने देखा कि जाहिर है इस टाइम पे बंदियाल साहब ने भी जो बातें की कि हम कोशिश करेंगे रिलीफ देने की सर, लेकिन दे आर वेरी शॉर्ट टाइम। और इस टाइम पे मेरा ख्याल ये है कि इनकी हुकूमत का फोकस इसहाकडार साहब का इकॉनमी पे फोकस है ही नहीं, क्योंकि इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे सर। तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन इसी तरह यहीं पे रहेगी और फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमिंग इलेक्शंस में। अवाम तो फिर वोट नहीं देंगे सर इन हालात के अंदर इन्हें। देखिए, ये समझने की बड़ी बुनियादी सी बात है कि जो भी हुकूमत में होता है, जब वो इलेक्शन में जाता है उस पर भारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही है, उसने जवाब देना होता है। चाहे इमरान खान साहब 1 साल पहले हुकूमत से निकले, लेकिन जब भी जनरल इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून को और PDM को ये जवाब देना पड़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस ये है, और अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि उसकी बुनियाद पे वो वोट लेके तो अगली हुकूमत बना सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में उनकी सियासी बका के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसे इक़दाम करके जाएं। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो अगले इंतखाबात में अपना रोशन मुस्तकबिल बिल्कुल नहीं देख सकते। और अगर वो अपनी सियासी बका के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद को भी मद्देनजर रखें, ठीक है, तो फिर उन्हें इन मामलात को ज़्यादा तेज़ी से आगे लेके जाना चाहिए और इन इक़दामात के ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जब वो नए इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में अवाम के पास जाएं तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने को मौजूद हो। सर लेकिन इस तमाम टेन्योर में इनके पास अब वक्ती तो प्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं है। जो हमारे सामने सिचुएशन है, इन्होंने अपना एक वज़ीर ख़जाना भी बदल लिया। इसहाक डार साहब जो चैम्पियन है, उनका नाम लेके भी बहुत लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि शायद वो आएंगे तो ठीक करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब तो शायद नाअहल थे और वो तो कुछ कर नहीं सके, और इस सिचुएशन में उनको निकाला गया, इसहाक डार साहब को लाया गया, हो फिर भी कुछ नहीं रहा सर। हम दिन ब दिन बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, मईशत ख़राब की होती जा रही है सर। मेरा ख्याल है कि अब के और 6 माह भी इनको मिल जाएं, इनको और 5 माह भी मिल जाएं, क्या करेंगे सर इस 5 माह में? कुछ भी नहीं करेंगे, शायद ऐसी ही रहेगी सिचुएशन। देखिए, उसमें बुनियादी इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून और PDM हुकूमत ये चाहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, और अभी तो वो इस ऑप्शन पे भी गौर करना शुरू हो गए कि शायद वो असम्बली की मुद्दत को थोड़ा सा बढ़ा भी लें। हाँ बिल्कुल, कल ही बल्कि उनकी यही ऑप्शन आ रही थी कि 6 माह या 1 साल तक एक्सटेंड करेंगे इसको हम। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अभी उनके पास प्रेजेंट करने को कुछ नहीं है। बिल्कुल। सो वो अपनी टाइमलाइन में कहीं ना कहीं जो उनके अपने अंदाजे हैं उसमें वो ये कहते हैं कि अगर हमें साल के आसपास वक्त मिल जाए तो हम कुछ ऐसे इक़दाम कर लेंगे जिनकी बुनियाद पे अवाम के पास हम जा सकें और अवाम के फलाह बहबूद में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ सके। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब पास्ट एग्जाम्पल्स आपकी ऐसी नहीं हैं तो आपने अभी तक वो पेस, वो रफ्तार नहीं बनाई, तो जब तरक्की की रफ्तार वैसी नहीं बनी तो ये कैसे हो सकता है कि आप अगले 6 महीनों के अंदर इतना कुछ डिलीवर कर दें, जो कि मुमकिन नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ये नफ्सियाती तौर पे तहरीक इंसाफ के बयानिए से शिकस्त खा के दबे दबे महसूस कर रहे हैं, और अभी तक ये उस तरह से फ्रंट फुट पे आके फ्रीली नहीं खेल पा रहे, जिसका नुकसान सियासत के साथ साथ बहरहाल अवाम को भी हो रहा है।
माजिद निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियोज़ में आने का। सर, जाहिर है कल एक नया इशू, कोई नया टॉपिक होगा हमारे पास, और मुल्क की मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, किसी भी शख्स को वोट नहीं दिया जाएगा। और दोबारा से इस वोट को लेने के लिए आपके पास बहुत कुछ दिखाने को, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा। और आपका बहुत शुक्रिया देखने का सर, हम कल हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।